हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि मैंने कल बोला था आपको कि मैं सेकंड बुक का वीडियो भी सुपर 30 का आपका बना दूंगा, तो आज मैं उसी की तैयारी करके आ रहा हूं। और उसमें मैंने टोटल 30 क्वेश्चन छांट लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आज तक कई बार बोर्ड के अंदर पूछे भी गए हैं और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन 30 क्वेश्चन में आपका ओवरऑल सिलेबस मैं कवर कर दूँ, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट ना रहे। ठीक है, तो सेकंड जो बुक हमारी वो इंडिया की है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक की भारत की राजनीति क्या रही, कौन कौन से नेता आए, कौन कौन से प्रधानमंत्री आए, उनके टाइम पे क्या क्या शासनकाल रहा, और आज की डेट में जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसमें क्या कार्यकाल है, क्या उनके कामकाज हैं, आज तक के बारे में आपको उसमें लिखना है। तो लास्ट का जो चैप्टर है इस बुक का, उसमें आपको वर्तमान के बारे में, एनडीए जो 1, 2, 3, 4 है, उनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा सिलेबस इस वीडियो में कवर करवा दूँ सेकंड बुक का। ठीक है, तो मैं टॉप 30 जो क्वेश्चन छाटे इसमें वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आप देख लेना कि आपका मोस्टली सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट में आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसमें भी आपको आंसर दूंगा। क्लियर? तो सेकंड बुक जो है हम शुरू कर रहे हैं अभी अपनी, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो सेकंड बुक है उसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो बात शुरू हो रही है 1947 से। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे। 47 में जब भारत आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ भारत का, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश बनाए गए। मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान को दिए गए मुस्लिम लीग की डिमांड पर, क्योंकि मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी थी कि हमें अलग से मुस्लिम जो एक देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो उसकी डिमांड मानने के बाद जो था पाकिस्तान बना 47 में। ठीक है, तो दो देश बने उस समय, भारत और पाकिस्तान, जिसको दिल के दो टुकड़े होना भी कहा गया। और ये विभाजन जब हुआ तो विभाजन क्या था? दोनों देशों के मध्य बंटवारा हो गया। अभी उस पर हम डिटेल में आएंगे, एक एक क्वेश्चन करके हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो हमारा है, उसके अंदर पहले जो क्वेश्चन है हमारे, स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कौन कौन सी हमारे सामने थी? रिपीट कर रहा हूँ, पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आपको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, तो 3 चुनौतियाँ हमारे सामने मेन थी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें कोई एक चुनौती के बारे में डिटेल में पूछा गया है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वह स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने थी, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने थे, हमारे सामने मेन हमारे देश के सामने थे। क्लियर? तो 3 चुनौतियां मेन थी, 3 चैलेंजेस मेन थे। पहला क्या था? देश को हमें यूनाइट करना है, देश को एकता के सूत्र में बांधना है। अब ऐसा क्यों किया गया? देश को हमें एकता के सूत्र में क्यों बांधना है? देखो, जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान तो अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से, लेकिन देश के अंदर उस समय बड़े बड़े प्रांत थे और कई प्रांतों से ऐसे आवाज़ें उठ रही थी कि हमें अलग से राज्य बनाने हैं, या भाषाई आधार पर हमें अलग अलग राज्य चाहिए। और जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों का भी निर्णय जो अंग्रेज़ों ने ये लिया था कि जो रजवाड़े हैं चाहे तो भारत में रहे, चाहे पाकिस्तान जाएं या फिर अलग हो जाएं, वो उनकी मर्जी है। तो ज़्यादातर रजवाड़े तो आज़ादी से पहले ही भारत में आ गए, लेकिन कुछ रजवाड़ों का निर्णय अभी भी होना था। तो देश को कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। तो पहली चुनौती क्या थी हमारी? देश को एकता के सूत्र में बांधना, जिसके ऊपर आपका पहला चैप्टर बेस्ड है। सेकंड हमारे सामने चुनौती थी देश में लोकतंत्र को कायम करने की। जब देश हमारा आज़ाद हो गया, संविधान हमने तैयार कर लिया, तो हमने लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन भारत में, उसको हमने एक्सेप्ट किया कि हम भारत में लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने कई साल गुलामी झेली थी। तो अब हमें क्या करना है? हमें देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। तो लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए हमें संविधान चाहिए। जो संविधान सभा हमारी बनी थी, उन्होंने संविधान हमारा तैयार किया। इसका मतलब ये था कि अब हमें देश के अंदर लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना है, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, लोकतंत्र को कायम करना है। कैसे कायम होगा? जब संविधान के अनुसार सरकारें जो है वो चुनी जाएंगी और देश का कामकाज संविधान के अनुसार शुरू हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, लोकतंत्र को कायम करने की। जो थर्ड चुनौती थी, इसके ऊपर आपका सेकंड चैप्टर बेस है। जो थर्ड चुनौती थी हमारी, वो थी सबका विकास, समुचित विकास।
हर तबके का, देश के हर तबके का आर्थिक विकास और देश का विकास। तो ये इसके ऊपर आपका थर्ड चैप्टर बेस्ड, इसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो ये पहले तीन जो चैलेंजेस हमारे सामने थे देश के सामने, उन 3 चैलेंजेस पे आपके पहले 3 चैप्टर जो बुक के बनते हैं। जो थर्ड चैप्टर है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें शॉर्ट आंसर, जो मेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा, लेकिन पहले 2 चैप्टर जो हैं उनकी वेटेज आपकी ज़्यादा है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन छांटे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, स्वतंत्र भारत के बाद राष्ट्र के सामने 3 चुनौतियाँ थी। देश को एकता के सूत्र में बांधना है, देश को जोड़ना है आपस में, रजवाड़ों को जोड़ना है, राज्यों का निर्णय लेना है और देश को हमें जोड़कर रखना है ताकि और देशों से अलग होने की मांग ना उठे। दूसरी थी लोकतंत्र को कायम करने की, देश आज़ाद हो चुका है, देश में हमें लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना है। और तीसरी थी सबका विकास, हमें देश के हर तबके का, अमीर हो गरीब हो किसी भी जाति का हो, सबका विकास हमें करना है और देश का विकास भी करना है। क्लियर? तो ये 3 चुनौतियां हमारे सामने मेन थी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जिसका नाम है विभाजन की प्रक्रिया एवं त्रासदी। अब यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर आपके 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन भी निकल जाएंगे कि विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, भारत का विभाजन हुआ कैसे और क्या क्या समस्याएं हमारे सामने थी, क्या क्या त्रासदियाँ वहाँ पे रही। ये क्वेश्चन कई बार 4 मार्कर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। तो विभाजन की प्रक्रिया क्या थी? पहली बात तो विभाजन हुआ कैसे। मैं पहले बताया आपको कि मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी थी अलग से पाकिस्तान की कि मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। पहले उनकी बात को अनसुना किया गया, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो उनकी बात मान ली गई और अलग से पाकिस्तान की डिमांड उनकी एक्सेप्ट कर ली गई। 47 में जब देश का विभाजन हुआ तो एक अलग मुस्लिम देश बना, जिसका नाम था पाकिस्तान। तय ये हुआ कि जो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे, जो जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, वो इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि कुछ इलाके ऐसे, बहुत सारे इलाके नहीं थे जहाँ पे मुस्लिम बहुत अधिक संख्या में हो, तो छोटे लेवल को भी हमने विभाजन में एक्सेप्ट कर लिया और वो इलाके हमने पाकिस्तान को देना स्वीकार कर लिया। लेकिन 2 एरिया ऐसे थे, पंजाब और बंगाल, जहाँ पे कोई निर्णय नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके बहुत कम थे। तो कौन सा इलाका पाकिस्तान जाएगा, कौन सा भारत में रहेगा, वो अभी निर्णय उसका नहीं हो पाया था। तो पंजाब और बंगाल के जो विभाजन था उसको सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई, एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी साबित हुआ पंजाब और बंगाल का विभाजन, क्योंकि ये 15 अगस्त तक भी तय नहीं था कि कौन सा एरिया पाकिस्तान जाएगा, कौन सा भारत में रहेगा। तो लोग असमंजस में थे कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। अगले दिन कुछ लोग जो थे अपने देश के अंदर ही क्या हो गए, शरणार्थी बन गए। तो ये विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। इस विभाजन को दिल के 2 टुकड़े होना कहा गया। हर चीज़ का विभाजन किया गया, एम्प्लॉय तक का विभाजन किया गया, छोटे से लेके बड़े सामान तक का विभाजन किया गया, बैंड का विभाजन किया गया, रेलवे का विभाजन किया गया। तो हर एक चीज़ का विभाजन किया गया। अब विभाजन के अंदर त्रासदियाँ क्या रही, ये क्वेश्चन कई बार आपको अलग से पूछते हैं कि ट्रेजेडी क्या क्या हुई। जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, पहले समस्या क्या थी? समस्या थी कि सारे पाकिस्तान, जो मुस्लिम थे भारत के, सारे पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा गया, उन्होंने भी इसका विरोध किया, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। कुछ भी तय नहीं, ये फाइनल हो गया कि अब विभाजन तो होना ही होना है। जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, इधर से लोग पलायन करने लगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से लोग भारत के अंदर पलायन करने शुरू हो गए। रास्ते में धर्म के नाम पे खूब मारकाट हुई, कई लाखों लोग मारे गए। आई थिंक 10 लाख के आसपास जो लोग थे इस विभाजन में मारे गए। बहुत बड़ी एक त्रासदी थी विभाजन की कि लाखों लोग मारे गए, नरसंहार हुआ, कई लोग मारे गए। उसके अलावा और क्या क्या घटनाएं घटी, लड़कियों के अपहरण किए गए, बलात्कार हुए, कई बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए, कितने लोगों को रिफ्यूजी कैंप में कई साल गुजारने पड़े, धर्म परिवर्तन हो गए, जबरन शादियाँ की गई। तो ये सब घटनाएं उस समय विभाजन के समय घटित हुई। ठीक है, तो इसको विभाजन की त्रासदी जो थी ये हुई और ये सब घटनाएं उस समय विभाजन के अंदर घटी। अब आओ नंबर 3 पे, जम्मू कश्मीर का विलय। देखो मैं यानी 2 विभाजन के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। अब बात करेंगे हम रजवाड़ों की, रियासतों की बात करेंगे, तो जिनमें जम्मू कश्मीर और हैदराबाद सबसे इंपॉर्टेंट है। मणिपुर और जूनागढ़ के बारे में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 99% आपसे नहीं पूछता। ठीक है, तो अब जब विभाजन हो गया तो ये 565 टोटल रियासतें भारत के अंदर उस समय थी देश में। ज़्यादातर रियासतें आज़ादी से पहले ही भारत में आ गई थी। अंग्रेज़ों ने ये तय किया था कि भाई जो रियासतें हैं उनका निर्णय है अपना, वो चाहे तो भारत में रहे, चाहे पाकिस्तान में जाए, फिर अलग हो जाए।
तो ज़्यादातर रियासतें भारत में आ गई। सरदार पटेल ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए उनको जो है उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उन्होंने देश को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो 4 दिजवाड़े ऐसे थे, 4 रियासतें ऐसे थी जिन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। उनमें थे एक थी जम्मू कश्मीर, दूसरी हैदराबाद, तीसरी जूनागढ़ गुजरात में और मणिपुर। ये 4 रियासतें थी जिन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक तो जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट था 47 भारत और पाकिस्तान की छोटी लड़ाई हुई, वो आएगी इसमें, और दूसरा जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ। आर्टिकल 370 के बारे में भी आप जान जाओगे कि आर्टिकल 370 में क्या था। अब तो आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन इस आर्टिकल 370 में क्या था। जब देश आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जहाँ पे हिंदू किंग थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, वो उनकी जो रियासत थी वो आज़ाद थी, ना पाकिस्तान में थी ना भारत में थी। पाकिस्तान ने मौका देखा 47 में और जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उसने अटैक कर दिया। अपने कबायली जो घुसपैठी थे उनके साथ और उनकी सेना ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करो। भारत सरकार ने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में अलग पूछते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। अब ये क्या था, इसको बोलते हैं हिंदी में विलय पत्र। भारत सरकार ने बोला कि आप विलय पत्र पर साइन कर दो, हम आपकी हेल्प करेंगे। किंग इसके लिए एग्री हो गए और भारत सरकार ने ये वादा किया था कि वादा भी किया उनसे कि जैसे कंडीशन ठीक होगी हम यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन यानी कि प्लेबिसाइट कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, और उसके अलावा हम आपको बहुत सारी रियायतें देंगे, बहुत सारे प्रिविलेज हम आपको देंगे। जो राजा हरि सिंह थे वो मान गए और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर साइन कर दिए। और जम्मू, तब भारत सरकार ने वहाँ पे सेना भेजी और भारत और पाकिस्तान की पहली लड़ाई 47 में जम्मू कश्मीर को लेके हुई वहाँ पे। उस समय नेहरू यूनाइटेड नेशन गए और वहाँ से युद्ध को रोक दिया गया। कुछ हिस्सा पाकिस्तान कश्मीर का उस समय हथिया चुका था और पाकिस्तान ने कहा कि ये हिस्सा मेरे पास है और मेरे पास पहले से ही ये हिस्सा था। उस हिस्से को हम आज की डेट में बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को दे दिया। इसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, कोई भी भारतीय वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता और भारतीय संविधान के जो कानून है वहाँ पे लागू नहीं होंगे। ये अलग से उनको संविधान दिया गया। इकलौता राज्य था भारत का जिसका अपना संविधान था। लेकिन हाल ही में जो हमारी सरकार है उन्होंने आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया है। अब जो है उनके ऊपर भी भारत का संविधान ही लागू होता है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ। उसके बाद क्या समस्याएं रही वो भी चैप्टर आएगा, उसमें करवाऊंगा आपको मैं। नंबर 4 में आओ, हैदराबाद के विलय। इस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। अब आगे बात हैदराबाद की। हैदराबाद भी रियासत थी, बिल्कुल आज़ाद थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका नाम था उस्मान अली। वो निज़ाम जो थे वो पाकिस्तान में जाने को तैयार थे। उनका मन था कि वो पाकिस्तान में हैदराबाद का विलय करें। लेकिन दिक्कत क्या थी, समस्या ये थी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन 80-85% जो पॉपुलेशन थी हैदराबाद की वो हिंदू थी और उनका ये कहना था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। निज़ाम, इनको निज़ाम बोलते थे और ये विश्व के बहुत अमीर व्यक्तियों में से एक थे। अब निज़ाम ने क्या किया, वहाँ पे जब तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में जब किसानों ने आंदोलन शुरू किए तो वहाँ पे क्या किया, निज़ाम ने अपने घुड़सवार सैनिकों को भेजा अब उस आंदोलन को दबाने के लिए। उन घुड़सवार सैनिकों को बोला गया रज़ाकार। क्या बोला गया, रज़ाकार। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्कर आपको एग्जाम में पूछता है कि रज़ाकार कौन थे या हु वाज रज़ाकार। तो जो इसकी निज़ाम के जो घुड़सवार सैनिक थे उनको ही रज़ाकार कहा गया। अब इसमें एक मूवी भी आ रही है रज़ाकार के नाम से, आप यूट्यूब पे देखना प्रोमोज का, तो रज़ाकार के नाम से ही है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रज़ाकार कैसे थे, बहुत क्रूर उसके सैनिक थे ये। इनका टारगेट क्या था, नॉन मुस्लिम। बहुत लोगों को मारा इन्होंने, बहुत बलात्कार किए, बहुत घटनाएं घटी। तब भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और कुछ दिनों की लड़ाई में ही निज़ाम ने हथियार डाल दिए और इस तरीके से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। क्लियर। तो ये था हैदराबाद का विलय भारत में। उसके बाद आओ राज्यों का पुनर्गठन। अब ये तो 2 रियासतें थी जो ऐड हो गई। इसके बाद जूनागढ़ थी। जूनागढ़ में जो वहाँ के राजा थे
वहाँ पे जन्म संग्रह कराया गया उनको साइन करवा के, और लोगों ने भारत में शामिल होने की बात करी। बात थी मणिपुर की। मणिपुर में राजा भोजचंद्र थे, कांग्रेस पार्टी ने उसको बना लिया उनको, और उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पे साइन किए, और इस तरीके से मणिपुर का भी विलय भारत में कर दिया गया। हालांकि कई पार्टियों ने वहाँ पर उसका विरोध भी किया। अब बात थी राज्यों की। भारत में उस समय बहुत बड़े बड़े राज्य थे, बहुत बड़े बड़े प्रांत थे। उन प्रांतों से कई राज्यों की मांग उठनी शुरू हो गई, जिनमें पहली मांग उठी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, उस समय का जो मद्रास प्रांत था उसमें से तेलुगु भाषी जो लोग थे उन्होंने आंध्र प्रदेश की डिमांड रख दी कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। और उनके जो मेन नेता थे पोटी श्रीरामुलु, वो धरने पे बैठ गए, और 56 डेज के बाद ही फास्ट के दौरान उनकी डेथ हो गई। इससे क्या हुआ, उस एरिया में पूरे में आंदोलन शुरू हो गए। तो भारत सरकार ने पहले भाषा के आधार पे राज्य बनाया आंध्र प्रदेश। तो भारत का भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बनाने के बाद और भी कई राज्यों से डिमांड उठने लगी। जब क्योंकि बहुत बड़े बड़े राज्य थे भारत के, तो उन राज्यों को डिवाइड करने के लिए क्या फॉर्मूला हो, उसके लिए भारत सरकार ने 1953 में बनाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, SRC 1953। ध्यान रखना, SRC एंड SRA दोनों में डिफरेंस है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया 1953 में, फजल अली इनके हेड थे। और इस कमीशन को ये काम दिया गया, आयोग था ये, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको काम दिया गया कि आप ये बताइए, ये सिफारिश करिए कि किस आधार पर भारत में राज्यों का जो है वो हमें क्या बोलते हैं, नए राज्यों का हमें निर्माण करना है, उसका आधार क्या होना चाहिए। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उन्होंने 1955 में 1955 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये रिकमेंडेशन दी। ये क्वेश्चन 2 मार्कर पूछते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिकमेंडेशन क्या थी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन ये दी, सिफारिश ये करी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर कर देना चाहिए। तो 1956 में, अब आ गया आपका SRA, 1956 में भारत सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया, और उसमें भाषा के आधार पे राज्यों के बनने का काम शुरू हो गया। उसके बाद कई राज्य भारत में भाषा के आधार पे बनाए गए, जिनमें असम से काट के बहुत सारे राज्य बने। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। ये क्वेश्चन भी मैप बेस्ड क्वेश्चन या 1 मार्कर 2 मार्कर पूछ सकते हैं। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। पंजाब से काट के हिंदी भाषी हरियाणा और कुछ हिस्सा हिमाचल को दिया गया। उसके बाद असम से काट के बहुत सारे राज्य बनाए गए। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड भी बनाए गए, और 2015 में तेलंगाना, जो आखिरी राज्य बना हमारा, वो तेलंगाना था। तो ऐसा नहीं कि सारे राज्य ही भाषा के आधार पर बनाए गए, कुछ राज्य संस्कृति के आधार पर भी भारत में बनाए गए हैं। तो इस तरीके से राज्यों के पुनर्गठन का काम भी किया गया। क्लियर हो गया आपका। तो ये था आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर की और थर्ड चैप्टर की। ये 2 चैप्टर हमारे हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला है वो प्रथम आम चुनाव क्या है। चैप्टर का नाम क्या है आपका, एक दल के प्रभुत्व का दौर, 1 पार्टी डोमिनेंस जो है आपका। तो प्रथम आम चुनाव क्या थे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, जब देश आज़ाद हुआ, मैंने बोला सेकंड चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करना है। तो लोकतंत्र को कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देश में चुनाव कराने पड़ेंगे, ऐसी सरकार हमें लानी पड़ेगी जो संविधान के अनुसार चुनी गई हो। तो फिर पहले जो सरकार काम कर रही थी, ध्यान रखना ये बात, जो संविधान बनने से पहले 47 के बाद जो सरकार काम कर रही थी वो सरकार कौन सी थी, उस सरकार को अंतरिम सरकार कहा गया कि जब तक संविधान के अनुसार नई सरकार चुन के नहीं आती तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार काम करेगी। तो ये क्वेश्चन केवल 1 मार्कर 2 मार्कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अंतरिम सरकार काम कर रही थी। अब प्रथम आम चुनाव की बात हुई, जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो अब ये तय था कि भारत में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि भारत में बहुत उस समय ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। आई थिंक 15% ही लोग सिर्फ साक्षर थे जो वोटर थे। इतना बड़ा देश था, सबको ही राइट टू वोट दे दिया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सबको वोट का अधिकार दे दिया गया। लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी देनी थी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के आधार पे आसान प्रणाली अपनाएगी ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। लेकिन लोगों को एजुकेट करना था, ये बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950 में। 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और प्रथम हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे डॉक्टर सुकुमार सेन। 1 मार्क का क्वेश्चन दोनों पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त।
उसके बाद ये तय हुआ कि भारत में चुनाव कराए जाएंगे। करते करते बहुत टाइम हो गया और 1950 अक्टूबर का टाइम आ गया। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 ये टाइम था प्रथम आम चुनाव का। अब चुनाव में देरी क्यों हो रही थी? देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि पहली बात तो मैं बता दिया आपको कि बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, लोगों को तैयार करना था चुनावों के लिए। इतना बड़ा देश था, चुनाव करना आसान काम नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ने मजाक बनाया कि भाई इतना बड़ा देश है, सबको वोट का अधिकार दे दिया है, कैसे चुनाव होंगे? ठीक है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग था उसने बड़े सक्षम तरीके से चुनाव कराए। बड़े बड़े ट्रंक तैयार किए गए, पेटियाँ तैयार की गई और फिर चुनाव तैयार की गई। हालांकि जो स्टार्टिंग में वोटर लिस्ट तैयार की गई थी उस लिस्ट में बहुत गड़बड़ियाँ थी। जो लेडीज़ थी उनके नाम नहीं थे, महिलाओं के नाम नहीं थे, किसी की पत्नी है, उसकी बेटी है, ऐसे नाम करके फिर बाद में उसको ठीक किया गया, इसलिए थोड़ी सी देर इसमें हो गई। तो अक्टूबर 1951 में प्रथम आम चुनाव शुरू हुए और फरवरी 1952 में ये चुनाव खत्म हो गए। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी इसमें करवाए गए। जब चुनाव संपन्न हुए तो उसी इंटरनेशनल मीडिया जो इसका मजाक बना रही थी उसने इसकी तारीफ करी कि भारत में बड़े निष्पक्ष और सफल चुनाव संपन्न हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी इसको सफल चुनाव कहा और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 1 मार्कर पूछते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी फर्स्ट आम चुनाव में कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी, जिसको आई थिंक 364 के आसपास फर्स्ट चुनावों में, प्रथम आम चुनावों में सीटें मिली और ज़्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही विधानसभा में बनी। उसके बाद सेकंड चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ही जीती और थर्ड चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ही जीती। तो कुल मिला के शुरुआती जो दौर था उसमें कांग्रेस पार्टी ही हावी रही। तो इस तरीके से कांग्रेस का डोमिनेंस कायम होता चला गया। पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे पहले भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछेगा कि बार बार कांग्रेस पार्टी जीत रही है, पहले चुनावों में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में भी आ रही है, फिफ्थ में भी आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी ही बार बार आ रही है। तो ऐसा क्या रीज़न थे कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस कायम हो रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था उसके रीज़न क्या है, क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी जीत रही थी? तो यहाँ 4 से 5 से 6 कुछ पॉइंट टोटल हैं जो कि आपको लिखने हैं। पहली बात तो यही एक पार्टी थी जो कि उसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। नंबर 2, देश का हर तबका इस पार्टी से जुड़ा होता, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उद्योगपति हो, पूंजीपति हो या जमींदार हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर तबका इस पार्टी से जुड़ा हुआ था। नंबर 3, इस पार्टी में बड़े बड़े करिश्माई नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, जब महात्मा गांधी जी से जुड़े रहे, तो इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता थे। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की आज़ादी की लड़ाई में इस पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो लोगों तक इनकी पहुंच थी, इस पार्टी की आम आदमी तक पहुंच थी। हर आम आदमी इस पार्टी से जुड़ा हुआ था, हर विचारधारा के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार जीत रही थी और उसके जो प्रभुत्व के यही कारण थे। ये 4-5 पॉइंट बताइए। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको 4 मार्कर एग्जाम के अंदर पूछता है। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन, कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, या कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी क्यों है, एक छाता संगठन क्यों है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्कर एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन मोस्टली ये बच्चे जो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मोस्टली एग्जाम के अंदर गलत लिख के आते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कांग्रेस एक सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन। तो गठबंधन यहाँ पे अलग कोई और पार्टियों की बात नहीं कर रहा, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के नेताओं का जो आपस का गठबंधन है उसकी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन कैसे थी, कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, या कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी क्यों थी? तो सुनना बड़े ध्यान से। पहले हम बात करते हैं कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन कैसे थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ में समाज का हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पूंजीपति हो, उद्योगपति हो, जमींदार हो, किसान हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ा हुआ था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हर पार्टी, इस पार्टी तक हर व्यक्ति की पहुंच थी, हर व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको एक सामाजिक
गठबंधन कहा गया। और विचारधारात्मक गठबंधन क्यों कहा गया? क्योंकि इस पार्टी में हर विचारधारा के लिए जगह थी, चाहे वो शांतिवादी हो, नरमपंथी हो, गर्मपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, हर विचारधारा के लिए इस पार्टी के अंदर जगह थी। इवन कि नेहरू मंत्रिमंडल में विपक्षी पार्टियों को भी जगह दी गई। तो ये पार्टी वो थी उस समय की हम बात कर रहे हैं जब पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी थी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन कहा गया। एग्जाम में अगर आप भूल जाओ तो सामाजिक गठबंधन, समाज का हर वर्ग को इसमें जोड़ लो, और विचारधारात्मक मीन हर विचारधारा को, नरमपंथी, गर्मपंथी, शांतिवादी, ये विचारधारा इसमें ऐड कर दो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इसको अम्ब्रेला गठबंधन भी, अम्ब्रेला पार्टी भी कहा गया, क्योंकि सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी थी ये। क्लियर? नेक्स्ट आओ। ये क्वेश्चन भी बच्चे मोस्टली गलत करते हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। कांग्रेस में गुट, तालमेल एवं सहनशीलता। कांग्रेस में गुटबाजी, तालमेल और सहनशीलता, दो वर्ड आगे लिखे, तालमेल और सहनशीलता। वो कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुट तो हैं लेकिन उनके अंदर तालमेल और सहनशीलता है। इसका मतलब क्या था? वो कह रहे कि पार्टी के अंदर ऐसा नहीं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक था, पार्टी के अंदर ही बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनकी विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती थी, जहाँ कई बार वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों या उनकी नीतियों से खुश नहीं होते थे। तो वो नेता क्या करते थे, जो नेता पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है, वो पार्टी को छोड़ने की बजाय पार्टी के अंदर रहकर ही पार्टी की कमियां निकालते थे। तो पार्टी के अंदर गुट बनते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, वो पार्टी के अंदर रहकर ही पार्टी की कमियों को सामने लाते थे और पार्टी के सामने रखते थे। इसी को बोला गया कांग्रेस में गुटबाजी, लेकिन तालमेल और सहनशीलता उनके अंदर थी। वो तालमेल बिठा के रखते थे, सहनशीलता रखते थे, और पार्टी के अंदर ही जो कमी होती थी उसको सबके सामने वो रखते थे। तो ये था आपका कांग्रेस में गुट, तालमेल और सहनशीलता। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड हमारी चुनौती थी सबके विकास की। किसका विकास? देश का विकास और देश के हर तबके का विकास। तो उसके ऊपर ही ये मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज सिर्फ 2 नंबर की है, बहुत लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। मैं क्वेश्चन क्या बनाया है? भारत में विकास के लिए उठाए गए कदम। तो जब देश आज़ाद हुआ तो एक चुनौती हमारे सामने थी, गरीबी बहुत थी भारत के अंदर, आर्थिक विकास हमें करना था, देश के हर तबके का, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति का विकास हमें करना था। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए देश के सामने पहली बात तो 2 मॉडल थे, एक तो साम्यवादी, दूसरा पूंजीवादी, समाजवादी और पूंजीवादी मॉडल, जो कि उस समय USSR में था और एक अमेरिका में था। लेकिन बहुत सारे नेताओं ने, कुछ नेता समाजवादी के पक्ष में है कि उनको ये लगता था कि भाई हमें सब कुछ सरकार के कंट्रोल में रखना है, और कुछ नेता पूंजीवादी के पक्ष में थे। तो हालांकि शुरू में हमने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल रखा, लेकिन कुछ हद तक हमने प्राइवेट सेक्टर को भी दिया, और फिर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। दूसरा, उसमें गर्मपंथी और जो वामपंथी थी वो विचारधारा सामने, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराएं भी सामने आई। दक्षिणपंथी अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ने के लिए या कंपटीशन पे ज़्यादा प्रेफर उसको कर रहे थे, लेकिन जो वामपंथी थे उनका ये कहना कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो इसको ही दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा कहा गया। अब विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो कदम ये थे कि सबसे पहले योजना आयोग का निर्माण किया गया 1950 में। योजना आयोग क्या था? इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। अब पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमने, यानी USSR से ये हमने कॉन्सेप्ट लिया था पंचवर्षीय योजना का, यानी 5 ईयर प्लान्स का। तो योजना आयोग का मुख्य काम क्या था? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 में शुरू की गई। उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो था एग्रीकल्चर पे, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर को बहुत, हमारी जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर ऊपर ही। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया, और जिसके हेड थे KN राज। अब उसमें क्या किया गया? नए नए बीज लाए गए, नई तकनीक लाई गई, बहुत सारे भाखड़ा जो नांगल डैम था जहाँ और सिंचाई की परियोजनाएं थी वो शुरू की गई। सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, उसमें फोकस किया गया उद्योगों के ऊपर 1956 से 61 तक। सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योगों को फोकस किया गया। उसके हेड थे PC महालनोबिस, और उसमें क्या किया गया? रेल कोच फैक्ट्री आपकी, जहाँ स्टील प्लांट लगाए गए। तो उस समय हमने मेन फोकस किया अपना किसके ऊपर? इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन दिक्कत ही क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर फोकस किया तो हमारी इंडस्ट्री बैकवर्ड हो गई, पिछड़ गई। जब हमने इंडस्ट्री फोकस किया तो हमारी एग्रीकल्चर पिछड़ गई। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया? हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही हम साथ लेके चले।
तो ये तो बात थी 5 ईयर प्लान की। उसके अलावा और क्या किया? उसके अलावा भूमि सुधार कानून लागू किए गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, प्री पेपर्स को ख़त्म किया गया। तो ये कुछ काम उस समय बाद में किए गए। अब हम बात करते हैं आज की। ये तो उस समय के स्टेप उठाए गए। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुई या वाइट रेवोल्यूशन हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, हरित क्रांति क्या थी, उसके द्वारा देश के अंदर जो हमारे रबी और खरीफ की फसलें हैं उन पर बहुत फोकस किया गया। खदान्य जो फसलें हैं उन पर बहुत फोकस किया गया। जो वाइट रेवोल्यूशन थी उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दुग्ध उत्पाद हैं, दूध है, दही है, पनीर है या घी है, इन पे बहुत फोकस किया गया। तो ये भी शुरू किया गया। और आज की डेट में हम बात करें तो योजना आयोग को अब ख़त्म कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह भारत सरकार ने एक नया आयोग बनाया, इसका नाम है नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का निर्माण किया है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एक चेयरमैन होता है, वित्त मंत्री भी उसमें होते हैं मेंबर्स के, और बड़ी बड़ी जो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिला के नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस सबसे ज़्यादा क्या था? सबसे बड़ा इन दोनों में डिफरेंस यह कि योजना आयोग में जो नीतियाँ बनती थी वो सारे राज्यों के लिए एक जैसी बनती थी, लेकिन नीति आयोग में जो नीतियाँ बनती हैं वो राज्यों की ज़रूरतों के हिसाब से बनती हैं। जिस राज्य की जैसी ज़रूरत है उसके लिए वैसी नीति का निर्माण होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था योजना आयोग और नीति आयोग में। योजना आयोग को इसलिए बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग को शुरू किया गया। तो ये था आपके पहले 10 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 मार्कर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया या बेसिक एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया की भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या हैं? तत्व का मीन कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं। सिद्धांत मीन कि भारत की विदेशी नीति किन आदर्शों पर काम करती है, किन आदर्शों पर चलती है। देखो, विदेश नीति का मतलब बेटा क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति का मतलब है कि जो और देशों के साथ हमारे संबंध होंगे उनको चलाने के लिए हम किस नीति पर चलेंगे, यानी कि और देशों के साथ हमारे संबंध किन किन नीतियों पर टिके होंगे। तो भारत तो शुरू से ही एक शांतिपूर्ण देश रहा है, तो भारत की विदेश नीति भी ऐसे ही सिद्धांतों पर कायम है। तो कुछ बेसिक सिद्धांत जो भारत की विदेश नीति के हैं वो सुन लीजिए ध्यान से। पहला है, भारत की विदेश नीति क्या है? शांति की विदेश नीति है। शांति की विदेश नीति है कि भारत शांति के आदर्शों को मानता है। भारत विश्व में शांति चाहता है, अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रखता है भारत अपना। और भारत की विदेश नीति वैश्विक शांति की कामना करती है। शांति के ऊपर ही भारत की विदेश नीति टिकी हुई है। भारत किसी भी प्रकार से विवादों से दूर रहने की कोशिश करता है। क्लियर। नंबर 2, निशस्त्रीकरण की विदेश नीति। भारत विश्व में निशस्त्रीकरण का प्रमुख पक्षधर है और चाहता है कि भारत में शस्त्रों की होड़ ना हो, और भारत की जो विदेश नीति है वो निशस्त्रीकरण की रही है। उसके बाद आ गया पंचशील के सिद्धांतों को मानने वाली नीति। पंचशील का सिद्धांत कब हुआ था? 1954 में, जवाहरलाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। तो इसमें जो सिद्धांत थे 5, जिसमें बेसिकली ये था कि भाई हम पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं करेंगे। तो ऐसे जो 5 सिद्धांत थे, तो भारत की जो विदेश नीति है वो पंचशील के सिद्धांतों को मानने वाली विदेश नीति है, उसके आदर्शों को मानने वाली नीति है। उसके बाद गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को मानने की नीति। भारत की जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलती है। और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत क्या है? कि भाई किसी भी सैन्य गुटों से दूर रहना, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना हो हमारे, और हम शांति के लिए ही प्रयास करें। तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों को मानने वाली है। अगर आपके पास पॉइंट लिखने के लिए बने ठीक है, नहीं तो आप इन पॉइंट को भी लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आ गया UN चार्टर को मानने वाली विदेश नीति। भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर मीन जैसे किसी भी देश का संविधान होता है, वैसे यूनाइटेड नेशन का क्या है? चार्टर है। तो भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों को मानने वाली विदेश नीति है। उसके बाद साम्राज्यवाद विरोधी। भारत की विदेश नीति हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करती है। साम्राज्यवाद क्या होता है? अपने राज्य की जो बाउंड्री है उसको बढ़ाने की
कोशिश करना, उसको बढ़ाना। तो भारत किसी भी प्रकार से साम्राज्यवाद का हर तरह से विरोध करता है। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाली नीति। भारत की जो विदेश नीति है वो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है और वसुधैव कुटुंबकम की कामना करती है। और भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के ऊपर चलने वाली है। भारत की विदेश नीति का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है देशों के मध्य, तो उसकी शांतिपूर्ण उसका समाधान होना चाहिए। तो भारत हर प्रकार से शांति के ऊपर ही भारत की विदेश नीति जो है वो टिकी हुई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके उद्देश्य। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 4 मार्कर या 6 मार्कर पूछ लेता है। पहली बात तो नैम है क्या। देखो, जब कोल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हुई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो अमेरिका, इन दोनों देशों ने क्या किया, इन देशों ने पूरे विश्व को, अपने देशों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। तो विश्व क्या हुआ, 2 सैन्य गुटों में बट गया। अमेरिकी गुट था नाटो सीटो सेंटो और जो सोवियत संघ का गुट था वो था वार्सा। तो इन्होंने छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिला लिया। लेकिन उस समय कुछ देश ऐसे थे जो नव स्वतंत्र हुए थे और जो नए नए आज़ाद हुए थे, उन्होंने इन दोनों गुटों में शामिल होना स्वीकार नहीं किया और इन दोनों गुटों से, यानी अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, इन दोनों गुटों से वो दूर रहे और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ध्यान रखना, ये गुट निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष यानी गुटों से दूर रहने वाला। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है, गुटों से दूर रहना। तो नैम बनाया गया जिसमें भारत था, घाना था, इंडोनेशिया था, ठीक है। ऐसे 5 देश थे जिन्होंने कदम उठाया और उन्होंने नैम की स्थापना करी 1955 में, ठीक है। 1955 में बांडुंग में इसकी स्थापना की गई और 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन यूगोस्लाविया में किया गया। तो नैम का उद्देश्य क्या था, नैम का बनाने का उद्देश्य क्या था। पहली बात तो अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। सुनना ध्यान से, क्या इसके उद्देश्य थे नैम के। पहला उद्देश्य यही था कि दोनों सैन्य गुटों यानी कि अमेरिकी और सोवियत संघ, इन दोनों गुटों से दूर रहना। क्लियर? नंबर 2, अगर इन देशों के मध्य झगड़ा होता है तो उन देशों को, उनमें बातचीत करवाना और उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करना। नंबर 3, इन दोनों देशों की समय समय पर मदद लेते रहना। नंबर 4, अगर कोई भी एक देश हमारा दुश्मन बनता है तो हमारे पास दूसरे का ऑप्शन होगा, हम दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। और नंबर 5, बाकी देशों को, जो नवस्वतंत्र देश हो रहे हैं या हुए हैं, उनको भी इन गुटों से दूर रखने की कोशिश करना। तो ये 5 उद्देश्य मुख्य थे नैम के। ये क्वेश्चन 4 मार्कर में आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो बांडुंग में 55 में स्थापना हुई इसकी और 61 में इसका बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ इसका। ये क्वेश्चन 1 मार्कर पूछ सकते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में जो भारत के विदेश संबंध है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है भारत और पाकिस्तान के संबंध। ये पहले चैप्टर आया था मैंने फर्स्ट बुक में, लेकिन उसमें मैंने ये टॉपिक में बोलता कि आपको मैं नेक्स्ट जो बुक है उसमें ये मैं करवाऊंगा पार्ट आपको, क्योंकि इसमें था ये पार्ट। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध, ये क्वेश्चन भी 4 मार्कर में आपको पूछ सकता है। पता है आपको 47 में भारत और पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बना भारत से अलग होके, और पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो इसमें इस क्वेश्चन में आप क्या क्या कवर करोगे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में आप क्या क्या लिखने वाले हो, इसमें आपको पार्टीशन के बाद से लेके जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, जो उन्होंने समझौते किए, और आज की डेट में जो कंडीशन है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ 47 से ही। पहली छोटी लड़ाई हुई हमारी 47 को जम्मू कश्मीर को लेके, जो मैंने अभी पहले करवाया था आपको, जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तब भारत और पाकिस्तान की छोटी वहाँ पे एक लड़ाई हुई। उसके बाद 1960 में 1960 में सिंधु जो इंडस रिवर है उसके पानी को लेकर दोनों विवाद हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में अटैक किया और कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर पे अटैक किया। तब भारत ने इसका जवाब दिया और पाकिस्तान को हराया इसमें। 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद 1966 में दोनों देशों के मध्य हुआ ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट 1966। ये हुआ था ताशकंद में, जो कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी आज की डेट में, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच में। और इस समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो गई थी। उसके बाद फिर इसका भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ वो हुआ 71 में,
वो किसको लेके हुआ, वो बांग्लादेश को लेके हुआ। जब बांग्लादेश में बहुत सारे रिफ्यूजी भारत में घुस आए तब भारत ने उनके आंदोलन को सपोर्ट किया। तो भारत और पाकिस्तान का फिर एक युद्ध हुआ 1971 में, जब एक नया देश बना बांग्लादेश। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई और फिर 72 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक और समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता या शिमला एग्रीमेंट, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। इस समझौते में ये था कि दोनों देश फ्यूचर में मिलजुल के रहेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं करेंगे, शांति को बढ़ावा देंगे। उसके बाद दोनों के संबंधों में तनाव चलता रहा, लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा आया कि उन्होंने समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस सेवा की शुरुआत भी की गई कि संबंध अच्छे रहे। लेकिन पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करता है, भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पनाह देता है अपने देश के अंदर, या भारत के खिलाफ जो भी गतिविधियाँ करता है, वो कहीं ना कहीं दोनों के मध्य विवाद का कारण बना रहता है। उसके बाद जो वॉर हुई वो हुई 99 की कारगिल वॉर, जब पाकिस्तान ने हमारे जो कश्मीर के कुछ इलाके जो ऊपर है, हमारे ऊपरी इलाके थे, वहाँ की कुछ चौकियाँ थी हमारी, जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। उनको आज़ाद करवाने के लिए भारत ने फिर एक और युद्ध लड़ा, कारगिल युद्ध, जहाँ फिर से पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और हमने उन चौकियों को आज़ाद करवाया। अब बात करते हैं आज की। आज की डेट में भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं? तो आज की डेट में भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध बहुत ख़राब हैं, आर्थिक संबंध कुछ हद तक चालू हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों देशों ने टाइम टू टाइम बातचीत भी करी है, समझौते भी किए हैं, जिसके समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई, लाहौर बस सेवा शुरू की गई। लेकिन पाकिस्तान जो हरकतें करता है उससे कहीं ना कहीं फिर से संबंधों में तनाव बना रहता है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जम्मू कश्मीर में ऐसी हरकतें करता है, टेरर फंडिंग करता है, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर नहीं रहते। उसके अलावा रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही करतारपुर कॉरिडोर को भी शुरू किया गया ताकि दोनों देशों के मध्य संबंध मधुर हों, लेकिन पाकिस्तान के वही ढाल के तीन पात, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसलिए आज की डेट में भी भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे करके आप इसको लिखोगे एग्ज़ाम के अंदर। शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या आपको लिखना है? 47 की जम्मू कश्मीर की पहली लड़ाई, 1963 का दोनों के बीच में सिंधु नदी समझौता, 65 की रन ऑफ कच्छ की वॉर, 66 का ताशकंद समझौता, 71 की भारत और बांग्लादेश का युद्ध, 72 का शिमला समझौता, 99 की कारगिल वॉर, और समझौते के लिए क्या क्या एग्रीमेंट हुए? लाहौर बस सेवा समझौता एक्सप्रेस और करतारपुर कॉरिडोर, इनके बारे में आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये था भारत और पाकिस्तान के संबंध। अब बात करते हैं भारत की परमाणु नीति। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे सकता है, लेकिन आंसर आपके वही रहेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना और फिर अपना आंसर आप लिखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति। परमाणु नीति का मतलब क्या होता है? परमाणु में न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? तो यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान देने के बाद इसमें 3 मेन पॉइंट बताऊंगा आपको, जिसको आपको फोकस करना है। पहली बात, भारत ने अपना पहला परीक्षण किया था 1974 में। तब भारत ने क्या बोला इसमें कि हमने शांति के लिए इसका प्रयोग किया है, इसका टेस्ट किया है, हमारा कोई भी उद्देश्य इसमें सैनिक नहीं है। सेकंड परीक्षण किया हमें 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे, और तब भारत ने बोला कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए इसका टेस्ट किया है, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या रहेगी परमाणु की? हमारी पॉलिसी रहेगी नो फर्स्ट यूज़ की, पहले परमाणु का हम प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी भारत की रहेगी। लेकिन अभी जो भारत सरकार आई है, हमने जो हमारा टकराव है पाकिस्तान और चाइना के साथ में, उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने घोषणा करी थी कि भारत जो है वो ज़रूरत पड़ने पर परमाणु का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये 3 चीज़ें आप लिखोगे। 74 के टेस्ट के बारे में इंदिरा गांधी के टाइम के आप लिखोगे, ठीक है। फिर 98 में जो सेकंड टेस्ट हुआ हमारा, उसके बारे में लिखोगे, और फिर आज के बारे में लिखोगे। तो न्यूक्लियर, यही भारत की परमाणु नीति है। कुल मिला के भारत कहीं भी किसी भी तरीके से युद्धों को प्रेफरेंस नहीं देता है, परमाणु हथियारों के उपयोग को प्रेफरेंस नहीं देता है, लेकिन सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है। और भारत ने जो परीक्षण किए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत ने अपने हित भी देखे हैं, क्योंकि आज की बदलती परिस्थितियों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज की डेट में परिस्थितियां बनी हुई है, वहाँ कहीं ना कहीं भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे परीक्षण करने पड़े। और ये भारत की ताकत का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है, जो हम बोलते हैं कि भारत के पास परमाणु हथियार भी हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है कांग्रेस का विभाजन और पुनर्स्थापन। अब इसमें क्या है? इसमें कांग्रेस की पार्टी के बारे में, कैसे कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी, कैसे सिंडिकेट आया, और कैसे फिर पार्टी में इंदिरा गांधी ने इस पार्टी को स्टैंड किया। तो बात शुरू हो रही है यहाँ पे फिर से 67 के बाद की। 67 से ये चैप्टर आपका शुरू हो रहा है।
हमने पढ़ा पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बार बार जीत रही थी। अब दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हुई कि चौथे आम चुनाव जब आने वाले थे उससे पहले क्या हुआ, 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। तो अब ये था कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन 66 में जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो गई। तो अब किसको प्रधानमंत्री बनाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो उस समय पार्टी के अंदर सबसे बड़े नेता थे मोरारजी देसाई, जिनको पार्टी का नेता चुना गया। लेकिन बीचों बीच इंदिरा गांधी का नाम भी आ गया। तो इंदिरा गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता चुन लिया गया और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब जो बाकी नेता थे, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, पुराने नेता थे, जिनमें के कामराज, अतुल्य घोष, एस गप्पा, जहाँ ये आपका मोरारजी देसाई, ये जो बड़े बड़े नेता थे, इनको लगा कि इंदिरा गांधी नहीं है, इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये जो धड़ा था, जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का, इनको बोला गया सिंडिकेट, और इनको लगा कि इंदिरा गांधी हमसे पूछ के ही काम करेगी, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बन जाए, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन जब इंदिरा गांधी 1967 के जब चुनाव हुए, उन चुनावों में एक तो इंदिरा गांधी का चेहरा नया था, चेहरा उसका नया था। दूसरा, उस समय देश के हालात अच्छे नहीं थे। जो देश की करेंसी थी उसका डिवैल्यूएशन हो रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, इकोनॉमी डाउन जा रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, और इंदिरा गांधी के नए नए चुनाव थे। तो ये सारी जो एक परिस्थितियाँ उस समय बनी थी, उसमें इंदिरा गांधी के लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल था। तो जब 1967 के चुनाव हुए, इनको चौथे आम चुनाव भी कहा गया और इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी गई इन चुनावों को। क्यों? जब ये चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी पहली बार लड़ रही थी, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पहले के बराबर सीटें नहीं मिली। हालांकि लोकसभा में सरकार तो उसकी बन गई, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम सीटें इसको मिली। बड़े बड़े नेता जो जिनके मैं नाम लेके, कामराज, अतुल्य घोष, नलिनी गप्पा, ये सारे नेता हार गए। टोटल 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, और ये कहा गया कि अगर दिल्ली से कलकत्ता कोई ट्रेन जाएगी तो कोई राज्य ऐसा नहीं आएगा जहां कांग्रेस पार्टी जीती हो, ठीक है। तो ये इसलिए इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी गई। चलो, चुनाव हो गए, सरकार बन गई, उसके बाद क्या हुआ? तो वापस इसी क्वेश्चन पे हम लौटते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम शुरू कर दिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स को ख़त्म करने की कोशिश करी, इस जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। अब इंदिरा गांधी के कुछ कार्यक्रमों से सिंडिकेट खुश नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी उनसे फेवर नहीं लेती थी। तो उनको लगा कि इंदिरा गांधी जो है हमसे नहीं पूछती है, लेकिन बाहरी जो लोग हैं उनसे वो सलाह मशवरा करती है। इसको लेके सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में खटपट शुरू हो गई। जब प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने की बात आई, तो तब भी सिंडिकेट ने इसका विरोध किया कि ये सही नहीं है, हमने जो प्रॉमिस किया था हम उसको तोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने अपने काम जारी रखे। अब दोनों में तनाव कब बढ़ा? तनाव तब बढ़ा जब 1969 के राष्ट्रपति चुनाव आए। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, तो अब जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो कौन किसको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो होता यह कि पार्टियां अपने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को डिक्लेयर करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो नाम दिया वो था नीलम संजीवा रेड्डी का। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। पार्टी ने इनका नाम घोषित कर दिया, ये हमारे राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति बने, और वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उसको लड़ाना चाहती थी। पहले वीवी गिरी ने मना किया, लेकिन उसके बाद वो एग्री कर गए। तो अब ये हुआ कि इंदिरा गांधी भी कांग्रेस पार्टी की है और सिंडिकेट भी कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इंदिरा गांधी अलग ट्रैक पे जा रही है। इंदिरा गांधी चाहती है कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, जबकि पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है? संजीवा रेड्डी। तो इंदिरा गांधी को संजीवा रेड्डी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इंदिरा चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। अब क्या हुआ? 1969 में जब चुनाव आने वाले थे, तो इंदिरा गांधी ने सारे कार्यकर्ताओं को बोला कि आप अपने मन की आवाज़ सुने, जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट करो। पार्टी ने व्हिप इशू किया। व्हिप क्या होता है? पार्टी एक नोटिस निकालती है कि सभी कार्यकर्ताओं को किसको वोट करना है, जिसको पार्टी कहेगी। तो व्हिप इशू कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने सारे कार्यकर्ताओं को बोला कि आप मन की आवाज़ सुनो, और सबने जब वोट किया वो वीवी गिरी को किया। जब इलेक्शन की रिजल्ट आए तो वीवी गिरी चुनाव जीत गए और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए। इसको देखते हुए सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में तनाव और बढ़ गया, और सिंडिकेट ने बोला कि इंदिरा गांधी पार्टी के खिलाफ गई है, इस आधार पे हम इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल रहे हैं, इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया गया।
तो इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से सरकार उनकी बच गई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई और कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ मीन ऑर्गेनाइज्ड, जो कि सिंडिकेट की पार्टी थी, और कांग्रेस आर मीन रिक्वेस्टनिस्ट, जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी। तो इन दो पार्ट में कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई। दोनों ने ही बोला कि हमारी कांग्रेस असली कांग्रेस है। अब जैसे तैसे इंदिरा गांधी की सरकार तो बच गई, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम सरकार में अभी चल रही थी। 1970 में क्या किया इंदिरा गांधी ने, राष्ट्रपति को बोला कि भाई आप सरकार को, लोकसभा को भंग कर दो। लोकसभा भंग करने का मतलब ये था कि अब देश के अंदर फिर से चुनाव होने हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1970 में लोकसभा को भंग करा दिया। तो फिर से भारत में क्या हो गया, फिर से चुनाव की डेट तय हो गई। अब 71 में फिर से इलेक्शन आ गए। अब इस इलेक्शन में क्या था, इंदिरा गांधी अकेली थी, कांग्रेस आर जिसकी थी, और वो चुनाव लड़ रही थी सबसे सारी पार्टियों से, जिनमें सारी विपक्षी पार्टियां थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस ओ, और जितनी भी ओपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने मिलकर अपना एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था ग्रैंड अलायंस। ध्यान रखना, ग्रैंड अलायंस 1971 में बना। सारी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस ओ, एक तरफ इंदिरा गांधी और एक तरफ ग्रैंड अलायंस। अब इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी पूरे देश में घूमी और उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और ग्रैंड अलायंस ने क्या नारा दिया, इंदिरा हटाओ। जब चुनाव हुए तो नतीजे चौंकाने वाले थे, और वो क्या थे नतीजे, इस चुनाव में इंदिरा गांधी की बम्पर जीत हुई। इतनी सीटें पहले कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिली थी, और शायद इस जीत के पीछे इंदिरा गांधी के वो कार्यक्रम थे, जो सामाजिक कार्यक्रम थे, वो सामाजिक लोगों से जुड़ी, आम लोगों से जुड़ी, उसके सुधार, जो 10 सूत्री कार्यक्रम था उसका, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने की बात करी, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। शायद ये जो उसने काम किए थे उसकी वजह से उसका बेस बहुत बढ़ गया, और इन चुनावों में इंदिरा गांधी की बम्पर जीत हुई और ग्रैंड अलायंस जो था वो हार गया। तो कुल मिला के फिर से एक नई कांग्रेस आई जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर आधारित थी। तो इस तरीके से फिर से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिस्टोर किया। अब यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, सॉरी ये मैंने भी नहीं कराया, कि पुरानी, ये भी कराऊंगा अभी, पुरानी और नई कांग्रेस में अंतर क्या था। अब पुरानी कांग्रेस को होगी, कांग्रेस कौन सी होगी, जो कि नेहरू के टाइम की कांग्रेस थी, और नई कांग्रेस अब जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं एग्जाम में, पुरानी और नई कांग्रेस में क्या डिफरेंस था। सुनना बड़े ध्यान से। जो पुरानी यानी कि नेहरू के टाइम की जो कांग्रेस थी उसमें और नई कांग्रेस में डिफरेंस था कि पुरानी कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी थी, हर तबके को साथ, हर धर्म, जाति, हर व्यक्ति, हर विचारधारा को साथ लेके चलने वाली पार्टी थी, ओपोजिशन पार्टियों को भी साथ लेके चलने वाली पार्टी थी। लेकिन जो नई कांग्रेस आई इंदिरा गांधी की, उसका बेस सिर्फ समाज का गरीब तबका था, उसका भी, उसमें विपक्षी पार्टियों के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर आधारित थी। यही फ़र्क था पुरानी और नई कांग्रेस में। ये क्वेश्चन भी 4 मार्कर एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है 1960 का को खतरनाक दशक क्यों कहते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक, डेंजरस डिकेड, इसको क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछता है। अब डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल। तो 60 से लेकर 70 तक के जो 10 साल थे उसको खतरनाक दशक क्यों कहा गया। तो सुनना बड़े ध्यान से। पहली बात तो इस दशक में, यानी इन 10 सालों के अंदर 60 से 70 तक, इन 10 सालों में देश ने 2 प्रधानमंत्री खो दिए। एक तो 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 66 में लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 2, इस दशक में भारत में 2 युद्ध हुए, 1962 का भारत और चीन युद्ध और 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध। उसके अलावा इस दशक में भारत ने अकाल भी झेले, सूखा भी झेला कई इलाकों में। इकॉनमी बहुत डाउन चली गई, महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी। तो इसलिए इस डिकेड को एक डेंजरस डिकेड भी कहा गया। कई महामारियाँ फैली इस दशक में, तो इसलिए इस दशक को खतरनाक या डेंजरस डिकेड भी कहा गया। अब आओ 19 क्वेश्चन, जिसका नाम है आपातकाल। आपातकाल के कारण, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है आपातकाल, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट चैप्टर का नाम है, और इसमें जो क्वेश्चन बनता है हमारा 19 वो है आपातकाल। देखो आपातकाल में आपको 2 क्वेश्चन मेन पूछेगा, एक तो आपातकाल के कारण और दूसरा परिणाम।
मैंने कल भी बोला था, कारण और परिणाम में डिफरेंस करना सीखिए आप लोग, क्योंकि आप बहुत बच्चे गलती करते हैं। एग्ज़ाम में जब हम कॉपी चेक करते हैं तो कारण में परिणाम लिखते हैं और परिणाम में कारण लिखते हैं। कारण क्या होते हैं, कोई घटना घटी तो क्यों घटी, उसके कारण हो गए। वो घटना घटने के बाद जो रिजल्ट निकला वो परिणाम होते हैं। तो इस बात का आप थोड़ा बेटा ध्यान रखा करो। तो पहला क्वेश्चन आपका आपातकाल, इसके कारण क्या थे। तो देखिए आपातकाल क्यों लगाया गया भारत के अंदर, तो उसके लिए पहले बहुत घटनाक्रम हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक संदर्भ की। देश के अंदर माहौल कैसा था जब 71 का भारत का युद्ध हुआ, उसके बाद से भारत के अंदर इकोनॉमी डाउन जाने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोज़गारी बढ़ने लगी और देश के कई हिस्सों में उस समय सूखा पड़ा हुआ था। तो इससे क्या हुआ, देश में क्या हुआ, जो पेट्रोल था उसके दाम बढ़ने लगे, रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया। तो कुल मिला के भारत की इकोनॉमी बहुत डाउन जाने लगी। अब इन सारी समस्याओं को लेके क्या हुआ, उसके बाद छात्र आंदोलन शुरू हो गए। पहले थे आर्थिक कारण, उसके बाद गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। पहले गुजरात में जो स्टूडेंट थे उन्होंने आंदोलन शुरू किए, उनकी समस्याएं क्या थी, यही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। इन समस्याओं को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किए और उस समय गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन छात्रों के धरने पर मोरारजी देसाई भी उन्होंने भी इनका साथ दिया और फास्ट में वो बैठ गए और बोला कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक धरने से हम नहीं उठेंगे। और उनकी मांग क्या थी कि वहाँ की सरकार को भंग कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। सरकार ने बात मान ली, वहाँ चुनाव हुए और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी हार गई। सेम कंडीशन बिहार में थी, बिहार में छात्रों ने सेम इन्हीं समस्याओं को लेकर आंदोलन किया, वहाँ भी सेम डिमांड थी, लेकिन वहाँ पे सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। अब छात्र चले गए जयप्रकाश नारायण के पास और जयप्रकाश नारायण जिनको जेपी कहते थे वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन छात्रों ने बोला कि आप हमारे आंदोलन को समर्थन दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके आंदोलन को समर्थन तो दूंगा, लेकिन 2 शर्तें मेरी हैं। पहली क्या है कि आंदोलन संपूर्ण भारत में फैलना चाहिए, हर व्यक्ति तक फैलना चाहिए, जिसको नाम दिया उन्होंने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। और दूसरा, ये आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, इसमें वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। छात्र एग्री हो गए तो जयप्रकाश ने इनको समर्थन देना मान लिया। उसके बाद और घटनाक्रम क्या रहे, उसके बाद रेल हड़ताल शुरू हो गई। रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू करी अपनी पेंशन और भत्तों को लेके, जिसको सरकार ने अवैध घोषित कर दिया और 10 दिन के बाद ही उस हड़ताल को वापस ले लिया गया। इससे कर्मचारियों के अंदर रोष था। उसी टाइम पे न्यायपालिका से संघर्ष भी शुरू हो गया भारत सरकार का। वो संघर्ष क्या था, संसद का ये कहना था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका ने मना कर दिया। उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश का जो पद था वो खाली हो गया। तो उसमें जो नए जो मुख्य न्यायाधीश चुनने थे उसके लिए प्रक्रिया क्या थी कि सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने पहले 3 को दरकिनार करके जो नेक्स्ट हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायाधीश थे AN रे, उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू रहा। तो कुल मिला के ये माहौल भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बन रहा था। बात कब बिगड़ी, बात बिगड़ी 12 जून को, 12 जून 1975, 12 जून 1975 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है और उस फैसले में ये कहा जाता है कि भाई इंदिरा गांधी ने 71 के चुनावों में जो चुनाव लड़े थे उसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है जो लीगल नहीं है। इस आधार पर इंदिरा गांधी के चुनावों को अवैध घोषित किया जाता है, यानी कुल मिला के इंदिरा गांधी के चुनावों को अवैध घोषित कर दिया। इसका मीन अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ही नहीं रही और जिसने केस किया था राज नारायण ने, वो कि ये केस जीत गए। तो कुल मिला के इंदिरा गांधी अपना पद खो चुकी थी, अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रही। 12 जून 1975 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे और बोला कि जब तक हमारा फैसला नहीं आएगा इंदिरा गांधी सांसद तो रहेंगी, MP तो रहेंगी, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग नहीं ले सकती। तो कुल मिला के इंदिरा गांधी को ये लगा कि सरकार तो बच गई है। अब वहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था वो रामलीला मैदान में पहुँच गया और खूब वहाँ पे नारे लगने शुरू हो गए, लेकिन आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था, उसमें हिंसा का कोई इस्तेमाल नहीं था। आंदोलन में क्या हुआ, अब आंदोलन में नारे लगाए गए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को, सेना को, टीचर्स को कहा गया कि आप सरकार का सहयोग मत करो, ये सरकार जो है बिल्कुल इसको, ये तानाशाही सरकार, इसको हटाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब इंदिरा गांधी को लगा कि सारा माहौल उसके खिलाफ हो चुका है और अब क्या है, अब देश का माहौल ख़राब हो रहा है। रातों रात इंदिरा गांधी ने, जो उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनको फ़ोन किया और बोला कि देश का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, देश में आंतरिक गड़बड़ी पैदा हो रही है, इस आधार पे आप क्या करो, आपातकाल की घोषणा कर दो।
ध्यान रखना बेटा, भारत में आपातकाल यानी कि एमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। मंत्रिपरिषद रिकमेंड करती है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। पहली नेशनल इमरजेंसी है, नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और नंबर 3 है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं। तो ये जो इमरजेंसी लगाएगी, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क पूछते हैं, वो थी आर्टिकल 352 के अधीन, अनुच्छेद 352 के अधीन ये इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय संविधान के अंदर वर्ड था आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इस वर्ड का यूज़ करके इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा रातों रात 25 जून 1975 को रातों रात आपातकाल की घोषणा करवा दी। पार्टी के कई नेताओं को पता ही नहीं था कि आपातकाल लग चुका देश के अंदर। सुबह उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। इंदिरा गांधी ने अपना भाषण दिया और ये बताया कि देश में आपातकाल लग चुका है, और जैसे ही आपातकाल लगा अब क्या क्या घटनाक्रम शुरू हो गए। तो आपातकाल के परिणाम में अब ये पॉइंट आप लिखोगे, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, वही इसके परिणाम भी माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कारण थे। कारण में क्या लिखोगे आप? आर्थिक संदर्भ, देश का आर्थिक माहौल कैसा था, गुजरात और बिहार के छात्रों के आंदोलन, न्यायपालिका से संघर्ष और रेल हड़ताल। और न्यायपालिका में सबसे लास्ट में आप लिखोगे 12 जून 1975 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट। अब आपातकाल लग चुका है, अब आपातकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, उसके परिणाम क्या निकले। जैसे ही आपातकाल लगा, रातों रात विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। कई नेता तो अंडरग्राउंड हो गए। लोगों के मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। जीवन का अधिकार भी लोगों के पास नहीं था। निवारक नज़रबंदी का खूब इस्तेमाल हुआ और शक के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार, लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जो मीडिया हाउस थे बाहर दिल्ली के अंदर बहुत सारे, उनकी लाइट काट दी गई और 3 दिन बाद उसको चालू किया गया। तब तक प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। अब सेंसरशिप क्या होती है? यानी कि मीडिया सरकार की परमिशन के बिना कोई भी न्यूज़ सरकार के खिलाफ नहीं छाप पाएगा। तो उसके विरोध में बहुत सारे मीडिया हाउस ने अपने न्यूज़पेपर के अंदर उसको ब्लैक कॉलम को छोड़ना शुरू कर दिया। कई जो मैगजीन थी मेन स्ट्रीम और सेमिनार, ये बंद ही हो गए। बहुत सारे मीडिया ने इसका विरोध किया। कई बड़े बड़े जो हस्तियाँ थी उन्होंने अपने अवार्ड लौटा दिए इसके विरोध में। कई लोग इस दौरान मारे भी गए थे। आपातकाल के दौरान कई गिरफ्तारियाँ उस समय हुई। उस समय इंदिरा गांधी ने संविधान के अंदर 42वां संशोधन किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और 42वें संवैधानिक संशोधन में संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया। मैंने बोला कि आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। लोगों के पास न्यायपालिका के जाने के रास्ते ही बंद हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो सरकार कह रही है वो सही कह रही है। तो इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल एक इशू जो था, जजमेंट इसको कहा गया। तो कुल मिला के आपातकाल के दौरान ये घटनाएं सारी उस समय घटित हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? जब आपातकाल हटा 1977 में फिर से चुनाव आ गए। क्योंकि 77 में लोकसभा के, 71 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी। और जब इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया तो एक प्रावधान और कर दिया कि अब जो है न्यायपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके चुनावों पर सुनवाई नहीं करेगी। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी ने उस रास्ते में भी अपने आप को बचा लिया। लेकिन 77 में 6 साल पूरे होने के बाद फिर से चुनाव आ गए। अब चुनावों में एक तरफ थी आपातकाल के बाद की इंदिरा गांधी, और बाकी सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, इसका नाम था जनता पार्टी। अब इंदिरा गांधी और जनता पार्टी के बीच में लड़ाई थी, और आपातकाल के बाद की लड़ाई थी। जनता पार्टी ने जनता को बोला कि जो आपातकाल में घटनाएं घटी, आपातकाल को आधार बना के उन्होंने प्रचार किया, और आपातकाल को आधार बना के ही ये चुनाव लड़े गए। 77 के जब चुनाव हुए, आम चुनाव, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की, इंदिरा गांधी की बहुत बुरी हार हुई और जनता पार्टी इसमें जीत गई। तब मोरारजी देसाई को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। जब सरकार बनी तो इन्होंने आते ही पहले 44th अमेंडमेंट किया, संविधान में 44वां संशोधन किया, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल फिर से क्या कर दिया, 6 से 5 साल कर दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो जनता पार्टी सरकार आई 77 में, उन्होंने शाह जांच आयोग का गठन किया। शाह कमीशन उन्होंने अपॉइंट किया। शाह कमीशन जिनके हेड थे JC शाह, उनको ये
उनको बोला कि आप रिकमेंड आप बताइए कि किस आधार पर जो आपातकाल लगा था क्या वो सही था या गलत था। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था वो बिल्कुल गलत था, उसका कोई आधार नहीं था। सरकार के पास इतनी मशीनरी थी, सेना थी, अगर वो चाहती तो उस आंदोलन को आसानी से दबा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही सिर्फ आपातकाल का इस्तेमाल किया था। तो ये था आपका आपातकाल का पार्ट, कारण और परिणाम। अब उसके बाद आओ उसके बाद क्या हुआ, 79 में ही सरकार ये गिर गई और फिर से चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 4 महीने के बाद फिर से कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले लिया, सरकार फिर गिर गई और फिर से इलेक्शन का टाइम आ गया और इस इलेक्शन में फिर से इंदिरा गांधी ने जीत की वापसी करी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, आपातकाल के सबक, जो आपातकाल लगा उससे हमें क्या सबक मिलते हैं। पहला सबक यही है कि अगर पहली बात तो देश से लोकतंत्र को ख़त्म करना बड़ा ही मुश्किल है, कोशिश की गई लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, देश से लोकतंत्र को हटाना बड़ा मुश्किल है। नंबर 2, सरकार जो थी न्यायपालिका थी वो लोगों के अधिकारों के प्रति और जागरूक हो गई, संविधान में संशोधन किया गया और आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह ऐड किया गया, यानी कि अब देश के अंदर जो आपातकाल लगता है वो बाहरी युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर जो है आंतरिक तौर पर जो लगता है, तो इन 2 तरीक़ों से ही आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, सशस्त्र विद्रोह या फिर बाहरी युद्ध हो। तो वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया। ठीक है, जो लोग थे वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। तो ये कुछ सबक हैं आपातकाल के। उसके बाद आओ जम्मू कश्मीर मुद्दा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उनमें हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो है जम्मू कश्मीर इशू का। जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 47 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू कश्मीर पे तो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो थे राजा के बाद शेख अब्दुल्ला वहाँ प्रधानमंत्री बने, कुछ समय बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री का पद किया गया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी शेख अब्दुल्ला के में डिस्प्यूट चला, शेख अब्दुल्ला को घर में नज़रबंद भी कर दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला आया, फिर उमर अब्दुल्ला आया, फिर वहाँ पे कई बार बीजेपी आई, कई बार पीडीपी आई, तो ये सिस्टम वहाँ पे चलता रहा। अभी इशू क्या है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर में अभी क्या समस्याएं हैं। तो जम्मू कश्मीर के 3 राजनीतिक क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हालांकि अब इसको यूटी बना दिया गया। तो समस्या वहाँ पे क्या है, पहली बात तो वहाँ समस्या ये है कि जम्मू कश्मीर में 3 तरह की विचारधाराओं के लोग हैं। कुछ चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कुछ भारत को सपोर्ट करते हैं, कुछ अलग कंट्री को सपोर्ट करते हैं कश्मीर को बनने में। ठीक है, उसके बाद सेकंड मुद्दा क्या है, सेकंड मुद्दा यह है कि वहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत सरकार ने जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था तो ये प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पे जनमत संग्रह कराएंगे, प्लेबिसाइड कराएंगे, वो नहीं कराया। लेकिन भारत सरकार का ये कहना है कि हमने ये कहा था कि जब वहाँ पे स्थिति सामान्य होगी हम जनमत संग्रह कराएंगे, लेकिन स्थिति वहाँ पे आज तक भी सामान्य नहीं हुई है, पहले वह स्थिति तो अब रही ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ये भी वहाँ के लोगों का कहना है कि जो व्यवहार बाकी राज्यों के साथ होता है वैसा व्यवहार जम्मू कश्मीर के साथ भी भारत सरकार को करना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए। तो उस पर भी भारत सरकार जो है अभी बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर में चला रही है। आर्टिकल 370 वहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है। और नंबर 4 वहाँ पे जो एक्सटर्नल खतरा है वो क्या है, वो पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाता है, आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देता है और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान शामिल है। तो वहाँ पे आंतरिक और बाहरी 2 तरह की समस्याएं जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। क्लियर। उसके बाद आओ पंजाब के बारे में। अब पंजाब में क्या था, पंजाब में 3 क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछता है। पहला है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। पंजाब जो है हमारा पता कि बहुत बड़ा प्रांत था। 1966 में पंजाब से हरियाणा बना और हिमाचल प्रदेश बनाया गया, बहुत बड़ा पहले राज्य था। पंजाब के अंदर अकाली दल पार्टी ही मेन थी शुरू में, और अकाली दल ने पहला एक 1973 में एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया जिसको बोलते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन में स्टेट और सेंटर के रिलेशन की बात की गई और इसमें सिखों के बोलबाला की बात की गई, सिख कौम की बात की गई, जिसको अलग सिख नेशन के तौर पर भी देखा गया। तो इस जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस कुछ नहीं मिल पाई। क्लियर। तो इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद आएगा आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्या था, पंजाब के अंदर 1984 में सरकार को ये खबर मिली कि जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे कुछ हथियारबंद लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं, और
तब भारत सरकार ने वहाँ पे अपनी सेना भेजी और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब ये ऑपरेशन चलाया गया तो सेना ने यहाँ पे उन हथियारबंद लोगों का सामना किया, आपस में गोले चली दोनों तरफ से, और जितने भी अंदर थे जो घुसे हुए थे लोग, उनको मार दिया गया। लेकिन इस घटनाक्रम में जो गोल्डन टेम्पल था, स्वर्ण मंदिर था, उसको बहुत सारा नुकसान हुआ, जिससे सिखों के अंदर रोष था। बात तब बढ़ी जब इंदिरा गांधी को 84 में ही उनके 2 बॉडीगार्ड ने मार दिया, और जैसे ही इंदिरा गांधी को मारा गया तो सिखों के अगेंस्ट दंगे शुरू हो गए। कई दिल्ली के अंदर बहुत दंगे हुए, कई सिखों को मारा गया। इसको दिल्ली जो 1984 के सिख दंगे भी इनको कहते हैं। हम ज़्यादा डिस्कस में नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब के अंदर माहौल बहुत ख़राब हो गया, और फिर 1987-86 के आसपास, 85 के आसपास जो राजीव गांधी थे, वो उन्होंने जो अकाली दल के जो मुख्य लीडर थे सरदार हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनके साथ उन्होंने समझौता किया जिसको बोला गया पंजाब अकॉर्ड या फिर पंजाब समझौता, जहाँ राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, हरचंद सिंह लोंगोवाल। तो इसको पंजाब समझौता के नाम से भी 4 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर राजीव गांधी लोंगोवाल एग्रीमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दोनों में आंसर एक ही आएगा। अब इसमें क्या था, जो पंजाब अकॉर्ड हुआ उसमें क्या क्या कहा गया। उसमें पहली बात तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पंजाब में किसी भी तरीके से शांति बहाली की जाए। तो इसमें बहुत सारी शर्तें मानी गई, और ये कहा गया, पहली बात इसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान ये था कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाएगा, चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाएगा। नंबर 2, जो सतलुज और रावी नदी का जो पानी है उसके बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, उसके बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। उसके बाद पंजाब से AFSP हटा लिया जाएगा, पंजाब से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको हटा लिया जाएगा, और जो आतंकवादी प्रभावित जो लोग हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये कुछ शर्तें थी समझौते की। इसको राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहा गया, इसको पंजाब अकॉर्ड भी कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। उसके बाद आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट का विवाद। देखो नॉर्थ ईस्ट में 2-3 प्रॉब्लम मेन है। एक तो वहाँ पे जो अलगाववादी आंदोलन थे वो थे आज़ादी के बाद, उसके बाद वहाँ पे जो आउटसाइडर हैं उनकी इशू थे, जो आउटसाइडर है वहाँ पे, और कुछ मांगे वहाँ पे स्वायत्तता की हैं। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे मिज़ोरम का विवाद क्या था। ये क्वेश्चन भी कई बार 4 मार्कर एग्जाम में पूछते हैं। देखो मिज़ोरम क्या था, मिज़ोरम में असम के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट था मिज़ोरम, और मिज़ोरम में जब अकाल पड़ा तो उस समय जो असम की सरकार थी उन्होंने कोई खास ध्यान उस पर नहीं दिया। इसी मुद्दे को लेकर वहाँ के जो लोग थे, जिनमें जो मिज़ो नेशनल फ्रंट थी MNF, उनके जो मेन नेता थे लाल डेंगा, उनके नेतृत्व में वहाँ पे आंदोलन शुरू हुए, और ये आंदोलन धीरे धीरे अलगाववादी आंदोलन बन गए, और उन्होंने मिज़ोरम को भारत से अलग करने की बात करी। इससे मिज़ोरम, लाल डेंगा और मिज़ोरम के बीच में कई बार भारत सरकार का युद्ध भी, उनको छोटी सी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। जो MNF के जो लोग थे, जो लाल डेंगा के जो लोग थे, वो गोरिल्ला टेक्निक अपनाई उन्होंने, पाकिस्तान से उनको सपोर्ट मिला। लाल डेंगा कुछ टाइम पाकिस्तान भी चले गए। बाद में 1986 के आसपास, 87 या 88 का टाइम था जब राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और तब मिज़ोरम को एक राज्य का दर्जा देकर लाल डेंगा को मिज़ोरम का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरीके से इसको मिज़ोरम विवाद को सुलझा लिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है असम और बाहरी लोगों का मुद्दा। देखो असम क्या है, असम भी नॉर्थ ईस्ट हमारा स्टेट है, लेकिन असम में भी बहुत प्रॉब्लम रही स्टार्टिंग में। असम में दिक्कत क्या थी कि असम के अंदर आउटसाइडर की सबसे बड़ा इशू था आउटसाइडर का। असम के अंदर बाहरी जो लोग हैं, खासकर बांग्लादेशी जो घुसपैठ होती है वहाँ पे, तो बहुत सारे लोग वहाँ से आगे बच चुके हैं, और इंडिया के और एरिया से भी वहाँ जाके लोग बसे हैं। तो हुआ क्या, वहाँ पे असम के जो इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के असम के एक्चुअल जो लोग हैं वो माइनॉरिटी हो गए वहाँ पे, और बाकी बाहर के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है वहाँ पे। तो वहाँ के लोगों का ये डिमांड है कि वहाँ पे जो आउटसाइडर हैं उनको बाहर किया जाए। इसको लेके वहाँ पे कई आंदोलन हुए, जिनमें सबसे बड़ा एक रोल प्ले किया था वो था आसू। आसू ने एक सबसे बड़ा आउटसाइडर के लिए एक रोल प्ले किया, उन्होंने आंदोलन किया। आसू क्या था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद जब वहाँ पे इलेक्शन हुए तो आसू ने चुनाव लड़े और पार्टी बन गई इनकी AGP, असम गण परिषद, असम गण परिषद AGP। इस पार्टी ने काफ़ी सीटें वहाँ जीती और सत्ता में ये पार्टी आई।
इनकी डिमांड थी कि वहाँ पे जो आउटसाइडर हैं उनको बाहर किया जाए। उसके बाद राजीव गांधी और असम की गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ और ये कहा गया कि 1971 के बाद जितने भी आउटसाइडर भारत में घुसे हैं उन सबकी पहचान की जाएगी और उनको भारत से बाहर किया जाएगा। तो ये तो असम का इशू था। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आपका 1989 के बाद की भारतीय राजनीति, उसमें क्या क्या बदलाव आए। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में 6 मार्क कर पूछता है और ध्यान रखना है इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 8 नंबर की वेटेज चैप्टर की। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा आपसे। तो पहला मैं आपको ये चैप्टर पूरा ही करा दूंगा, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन 3 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर मैं आपको करा दूंगा। मोस्टली बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं, नहीं कर पाते आंसर। सुनना ध्यान से, ये बहुत आसान मैं बना के आपको इस चैप्टर को करवा दूंगा। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आए। 1989 का जो टाइम था मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए थे। 1989 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए, यही आपका मेन क्वेश्चन है। तो 5-6 बदलाव भारतीय राजनीति में मेन आए। पहली बात तो 1989 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हो गया। जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था उसका एंड हो गया, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलती थी जो पहले मिलती थी। नंबर 2, गठबंधन के युग की शुरुआत हुई। अब कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको मेजोरिटी मिलती हो, बहुमत मिलता हो। तो कई पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाना शुरू कर दी, जैसे कि नेशनल फ्रंट थी, यूनाइटेड फ्रंट थी। कई सरकारें बनी, कई सरकारें टूटी। तो कुल मिला के गठबंधन की युग की शुरुआत हुई। पहला पॉइंट, कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हुआ, गठबंधन के युग की शुरुआत हुई। एक नई आर्थिक नीति आई 1991 में, जिसको बोला गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये नई आर्थिक नीति है जब भारत ने अपनी इकोनॉमी का उदारीकरण किया। उसके बाद मंडल मुद्दा भी सामने आया जब OBC को 27% आरक्षण दिया गया। उसके अलावा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता और भी चीज़ों का जुड़ाव हुआ इसमें। ठीक है, और 1989 के बाद जो था भारतीय राजनीति में कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी की 1991 में जब डेथ हुई उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन भी आया। उसके बाद 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों का भी राजनीति में महत्व बढ़ने लगा। जो क्षेत्रीय दल थे, जो रीजनल पार्टीज हैं छोटे छोटे स्टेट के अंदर, उनका जो वैल्यू थी वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि जो गठबंधन के युग की शुरुआत हुई उसमें छोटे छोटे दलों का महत्व जो है वो बढ़ने लगा। तो ये मेन बदलाव 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए। ये तो फर्स्ट मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बना, जिसमें आप सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। क्लियर। उसके बाद अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा आपसे वो मंडल कमीशन या मंडल मुद्दा क्या था। मंडल मुद्दा क्या था, देखो मंडल कमीशन क्या था। मंडल कमीशन जो भारत में बनाया गया था वो ये बनाया था कि भारत में कुछ जातियां अभी भी ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं उनकी पहचान की जाए और उनके लिए क्या हो सकता है उसका एक कमीशन जो उसकी रिपोर्ट दे। तो मंडल कमीशन की 77 पहले बनाया गया, लेकिन कोई काम वो नहीं हो पाया, सरकारें गिरती गई। उसके बाद जब नई सरकार 1989 के बाद जो आई सरकार, उस सरकार ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को मान लिया। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी कि सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कि देश के अंदर अभी भी बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं और इनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब कितना आरक्षण मिलना चाहिए और कहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, ये मेन क्वेश्चन था। तो इनकी रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की। पहली बात, इनका नाम मंडल कमीशन क्यों है, क्योंकि इसके जो हेड थे वो थे BB मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनके नाम से इसका नाम पड़ा मंडल कमीशन। रिकमेंडेशन ये थी कि 27% आरक्षण OBC को मिलना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए। भारत में बहुत सारी जातियाँ हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, उनको सरकारी नौकरियों में और उच्च शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। अब जैसे ही ये प्रावधान लागू किए गए, भारत में कई जगह सामान्य श्रेणी के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार जो है आरक्षण तो चालू रखे, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रावधान भी करे कि सामान्य श्रेणी के जो बच्चे हैं उनकी सीटों पर इस पर कोई असर ना हो, सरकार सीटें बढ़ाने के लिए भी इंतजाम करे। तो इस तरीके से मंडल कमीशन जो था वो OBC को आरक्षण देने के लिए ही बनाया गया था। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही OBC जातियों को 27% आरक्षण जॉब में और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिया गया। अब बात करते हैं, उसी टाइम पे बात उठी अयोध्या विवाद की। अयोध्या, पता आपको, अयोध्या में अभी रिसेंटली मंदिर बना है। तो अयोध्या विवाद क्या था, ये कहा गया कि जो मीर बाकी था बाबर का सेनापति, उन्होंने वहाँ पे राम मंदिर को गिरा के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था।
तो बीच में कई बार ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, लेकिन बीच में ये सामने आ कि वहाँ पे दूसरे किवाड़ खोल दिए गए और वहाँ पूजा करनी, हिंदू पक्ष ने पूजा करनी शुरू कर दी। बाद में थोड़ा उसमें डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन 1992 में दिसंबर में यहाँ पे विवाद बढ़ गया। विवाद क्या बढ़ गया कि वहाँ पे कार सेवकों को आह्वान किया गया कि वो आएँ और राम मंदिर में योगदान दें अपना। वहाँ बड़ी संख्या में कार सेवक पहुँच गए और वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि वहाँ पे जो अयोध्या जो बाबरी मस्जिद थी, जो डिस्प्यूटेड जो लैंड जिसको कहा गया, बाबरी मस्जिद पे लोग चल गए, उसका काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे वहाँ पे दंगे शुरू हो गए, कई लोग वहाँ पे मारे गए। कोर्ट के अंदर केस चलता रहा। उसके बाद रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और जो अयोध्या जो वहाँ पे बाबरी ढांचा, जो विवादित ढांचा था, वो ज़मीन जो थी हिंदू पक्ष को दे दी गई ताकि वो वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करें। और आपको पता भी होगा कि अभी राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे हो चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी वहाँ पे अयोध्या में ही किसी और जगह पर मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन मुहैया की गई। अच्छा, ये था आपका अयोध्या विवाद। अब था बीजेपी का उदय। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बीजेपी का राइज के कारण क्या हैं, कैसे बीजेपी एक छोटी पार्टी से आज की डेट में इतनी बड़ी पार्टी बनी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ 3-4 चीज़ मैं करवाऊँगा मेन आपको, NDA 1, 2, 3 और 4। ठीक है, NDA क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो बीजेपी और उसके अलाइज हैं पार्टीज़, उनके गठबंधन को हम बोलते हैं NDA। कांग्रेस और उसकी जो अलाइज उनको बोलते हैं UPA। तो यहाँ पे हमें बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी बनी थी 1970-80 के टाइम पे। भारतीय जनसंघ से अलग होकर बीजेपी बनी और इसकी आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, अखंड भारत की। शुरुआत में इसको बहुत ज़्यादा चुनावों में कोई बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन जब इन्होंने रथ यात्रा निकाली और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर ये बढ़े, उसके बाद इनका बेस बनना शुरू हो गया। अयोध्या विवाद के बाद इनका और बेस बढ़ा और 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी को कुछ सीटें उसमें मिली। उसके बाद फिर से 99 में बीजेपी और उसके अलायंस की गवर्नमेंट आई। फिर उसके बाद UPA आया मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, कांग्रेस की पार्टी जो उसकी कांग्रेस का गठबंधन था उसमें UPA आया, फिर UPA आया। फिर 2014 में NDA 3 आया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बनाए गए और 5 साल के लिए फुल मेजॉरिटी में बीजेपी आई। लेकिन बीजेपी ने अपने अलायंस को नहीं छोड़ा, उसको बोला गया NDA 3। और फिर से NDA 4 भी आया 2019 में, जब फिर से बीजेपी ने कम बैक किया और बम्पर जीत के साथ में बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी के साथ में अपनी फिर से सरकार बनाई। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बीजेपी ने अपना राइज किया और आज की डेट में बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बेस का भारत के कई राज्यों में भी बीजेपी का शासन अभी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, दलों में आम सहमति। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं, कई मुद्दों में उनमें मतभेद तो हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जहाँ पे उनमें आम सहमति है। उनमें क्या है? कंसेंसस है। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें कितने भी विवाद हों, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे उनमें कोई विवाद नहीं है, उनमें सब में सहमति है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कई बार क्वेश्चन। अब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सारे दल सहमत हैं? पहली बात तो सारे दल जो हैं OBC को आरक्षण चालू रखने की बात करते हैं। सबका ये कहना है कि OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। नंबर 2, नई आर्थिक नीति पर सारे दल सहमत हैं। सबका ये कहना है कि 1991 में जो हम LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम लेके आए, उस पॉलिसी को हमें चालू रखना चाहिए, हमें उदारीकरण पे ही रखे रास्ते पे ही चलना चाहिए। तो उस पे भी सभी राजनीतिक दलों की अपनी सहमति है। किस पे? नई आर्थिक नीति पर भी सारे दलों की सहमति है। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का महत्व। आपने देखा कि अभी गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत है। अभी भी जो इलेक्शन आने वाले हैं, अभी कुछ ही दिनों बाद भारत के अंदर जो 24 की जो इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें आप देखोगे कि सारी पार्टियां छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ लेके चल रही हैं, क्योंकि छोटे दलों का महत्व बढ़ चुका है। क्योंकि गठबंधन के युग में छोटे दलों का बड़ा महत्व रहता है, तो सारी पार्टियां इनकी भूमिका को भी स्वीकार करती हैं, छोटे दलों की भूमिका को भी स्वीकार करती हैं। तो ये जो है कुछ मुद्दे हैं बेटा जिस पे सारे दलों में आम सहमति बनी है। ठीक है, इसके बाद जो एक लास्ट में है वो है विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर। ये क्वेश्चन भी कई बार अलग से 2 मार्कर पूछ लेते हैं, विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर। तो एक और मुद्दा ऐसा जहाँ पे सारे दल सहमत हैं। आज की डेट में जब दल आपस में जुड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, तो वो विचारधारा नहीं देखते,
वो कार्य सिद्धि देते वो कि वो ये देते कि वो पार्टी क्या भूमिका देश के निर्माण में निभा सकती है। इसके आधार पे ही आज की डेट में दलों में गठबंधन होते हैं। तो ये 4 मेन मुद्दे हैं जहाँ पे सारे दल सहमत हैं। शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात तो नई आर्थिक नीति पर सारे दल सहमत हैं। नंबर 2, ओबीसी के रिजर्वेशन पर सारे दल सहमत हैं। नंबर 3, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके मतों को सारे दल स्वीकार करते हैं। और नंबर 4, विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर। तो सारी पार्टियां जो है आखिर में गठबंधन जो करती हैं वो विचारधारा पर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती, वो उस पार्टी के काम करने की क्षमता पर ध्यान देती हैं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे 30 सुपर 30 के नाम से जो मैंने आपको करवाया हो, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो। अब अगर कुछ भी आपके डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कि आपका गोवा का लिबरेशन है। गोवा मैंने बता दूं आपको कि गोवा जो था वो आज़ादी के बाद भी भारत का हिस्सा नहीं था, फ्री था गोवा। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में भारत सरकार ने बोला कि आप गोवा को आज़ाद कर दो, वो नहीं माने। तब भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया, सेना भेजी, और 1 दिन के युद्ध के बाद ही गोवा को आज़ाद करवा लिया गया। उसके बाद गोवा को यूटी बनाया गया। फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरीके से गोवा भारत का पार्ट बनाया गया। सिक्किम जो था, सिक्किम भी भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट, भारत क्या था, सिक्किम का प्रोटेक्टोरेट था। सिक्किम में जब इलेक्शन कराए गए, लोगों से पूछा गया, जनमत संग्रह कराया गया, तो वहाँ के लोगों ने भारत में मर्ज होने की बात करी। इस तरीके से सिक्किम को भी भारत का हिस्सा बना दिया गया। तो ये कुछ पार्ट थे जो मैं स्किप किए थे। हालांकि शॉर्ट आंसर में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ये। तो बेटा ये मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैंने सेकंड बुक मेरे हिसाब से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। फिर भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी आपका डाउट हो या कोई स्किप मैंने कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं उन टॉपिक को भी करवाने की कोशिश करूँगा। अब 2 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना ज़रूर। थैंक यू बेटा।